हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हुए आज हम अपनी एसएम की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 दैट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करा था। अगर आपने वो रिवाइज नहीं करा है तो आप उसका लिंक कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें। देखो चैप्टर 1 में हमने एक वर्ड देखा था, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या था? एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस होने से पहले एक्शन लेना। और रिएक्टिव का मीनिंग क्या था? एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस होने के बाद एक्शन लेना। ठीक है, अब इस सब के बीच में मेरे को एनवायरमेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? एक्शन तो मैं तभी ले पाऊंगी ना। तो वही एनवायरमेंटल एनालिसिस के बारे में हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में, कि हमें एनालिसिस कैसे करना है, क्यों करना है और क्या क्या चीजें एनालाइज करनी है। ठीक है, पहले हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसका आप जस्ट रीड मार्क कर लेना। यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस द प्रोसेस बाय विच स्ट्रेटेजिस्ट मॉनिटर द इकोनॉमिक, गवर्नमेंट और लीगल, मार्केट और कॉम्पिटिटिव, सप्लायर, टेक्नोलॉजिकल, जियोग्राफिक एंड सोशल सेटिंग्स टू डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू देयर फॉर्स। यहाँ पे ना आपको ये सब वर्ड्स लर्न करने की नीड नहीं है। आपको बेसिक चीज क्या देखनी है कि जो भी चीजें एनवायरनमेंट में चेंज हो सकती है, कोई गवर्नमेंट फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या कॉम्पिटिटर में चेंजेस, कुछ भी चेंजेस होते हैं हमें उसे एनालाइज करना है। क्यों? जिससे हमें पता चल जाए कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। द एनालिसिस इज द क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ये हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट का काम करते हैं कि हमें स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है और क्या हमारे लिए थ्रेट्स है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंपाइल इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट in order to assess possibilities while formulating strategic objectives and contemplating strategic activities। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं, वो सब हम किसके बेसिस पे करेंगे? एनवायरमेंटल एनालिसिस के ना। क्योंकि देखो अगर कोई चीज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमें पता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो हम उसके फेवर में काम करेंगे। कोई चीज हमारे लिए थ्रेट है तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हमारा एक टॉपिक आता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। इसको भी आप जस्ट रीड मार्क करना, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Environmental scanning is a natural and continuous activity for every business, which can be done informally or through a formal structure। देखो सबसे पहली चीज क्या होती है? नेचुरल और कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। क्या हम एनवायरमेंट को एक पर्टिकुलर डे पे या क्वार्टरली या मंथली एनालाइज करेंगे? नहीं। अगर उसके बीच में कुछ चेंजेस हो गए तो ये हमें क्या करना होता है? कॉन्टिन्यूसली एसेस करना होता है। हमें डेली हर मिनट डिटेल्स होनी चाहिए कि हमारे एनवायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये हम इनफॉर्मली भी कर सकते हैं, फॉर्मली भी कर सकते हैं। कैसे? या तो हम एक अलग से टीम बना दे, रिसर्च टीम बना दे। रिसर्च टीम का काम क्या होगा? देखना कि एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं? इनफॉर्मली कर सकते हैं। न्यूज के अकॉर्डिंग पता चल गया, हमें किसी कॉन्फ्रेंस में गए, वहां पे इन्फॉर्मेशन मिल गई। या फिर सपोज हमारे किसी एम्प्लॉय ने आके बता दी कि आपको पता है आज ये हुआ, या हमारे कॉम्पिटिटर ने ऐसा कुछ करा। तो इनफॉर्मली भी हो सकता है, फॉर्मली भी हो सकता है, लेकिन ये हमें करना कैसे? कॉन्टिन्यूसली करना है, पर्टिकुलर डेट पे नहीं करना है। The strategic analysis is a component of business planning that has a methodological approach, makes the right resource investment and assists business in achieving its objective। यहाँ पे हमारे लिए मेन वर्ड क्या है? Makes the right resource investment। देखो ऊपर हमने एक चीज देखी थी कि हमें environmental analysis से क्या पता चलता है? Opportunities and threats। अब हमें अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स पता चलेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्या किसी भी फर्म, किसी भी बिजनेस के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं? ऑब्वियसली नॉट। आपके पास टाइम भी लिमिटेड होगा और मनी भी लिमिटेड होगा, तो हम उसको हर चीज में नहीं इन्वेस्ट कर सकते ना। हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारे लिए राइट रिसोर्स क्या है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज्यादा हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी किस बिजनेस में है। विदाउट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मैनेजर्स में फाइनलाइज अ स्ट्रेटेजिक गेम प्लान दैट डज नॉट फिट द सिचुएशन वेल, that holds little prospects for building competitive advantage and that is unlikely to boost company performance। हो सकता है अगर हम environmental analysis ना करें, फॉर एग्जाम्पल जब स्मार्टफोन्स आए थे, अगर हम बिना एनालिसिस करें कीपैड फोन्स में इन्वेस्ट कर देते, कीपैड फोन्स की मशीनरीज में इन्वेस्ट कर देते, तो हमारे लिए बहुत कॉस्टली मिस्टेक हो जाती, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाते? सिचुएशन का बेनिफिट नहीं ले पाते। तो हमें क्या करना चाहिए था उस टाइम पे? स्मार्टफोन्स वाली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए था, है ना। तो हम क्या कर पाएंगे? राइट रिसोर्स इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक भी मैंने आपको कहा था जस्ट रीड है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस नेचुरल प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इनफॉर्मली भी कर सकते हैं, फॉर्मली भी कर सकते हैं।
और क्यों करते हैं, जिससे हम राइट रिसोर्स इन्वेस्टमेंट कर पाए। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट सिचुएशनल कंसिडरेशंस होते हैं। पहला, हमें क्या देखना होता है, हम किस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजिकल में, होटल्स लाइन में कर रहे हैं, क्लोथिंग लाइन में कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, और उसमें कॉम्पिटिटिव कंडीशंस क्या है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑन कैपेबिलिटीज, मतलब इंटरनल एनालिसिस, हमारे कैपेबिलिटी क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, मार्केट पोजीशन, वो सब कुछ भी हमें देखना होता है। ठीक है, जस्ट रीड। देन लिमिटेशंस, हर चीज के देखो लिमिटेशंस तो रहेंगे। अब एनालिसिस के बेनिफिट्स तो हैं कि हमें एनवायरमेंट के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन कई बार आपको पता है ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी हार्मफुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब उसमें से बेस्ट कैसे चूज करना है वो तो हमें नहीं पता चलेगा। अगर कोई बोले कि आज के टाइम पे एआई बहुत अच्छी चल रही है ना, दूसरा कोई पर्सन कह सकता है होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, थर्ड वन कैन से टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, तो क्या आप सब में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कौन से सबसे बेटर है, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमारे पास क्या आ जाता है, बहुत सारे इनोवेटिव बट ओवरलैपिंग एंड कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली अब एनालाइज करना है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपने क्लिक करा और सारी इंफॉर्मेशन आ गई, चलो इंफॉर्मेशन आ भी गई, लेकिन उसमें से क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, किस लेवल तक इंपैक्ट करेगा, क्या आपको पता लगेगा, वो तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एंड इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और यहाँ पे आप एक और चीज ऐड कर सकते हो, अगर आप इसके लिए कोई एक्सपर्ट हायर भी कर लो, चलो आप अपना टाइम सेव भी कर लो, क्या वो फ्री में काम करेगा? नहीं ना, सो इट कैन बी अ कॉस्टली प्रोसेस। समझ आई ये चीज? अब यहाँ पे हमें एक टॉपिक देखना है, इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको मीडियम लेवल पे रख सकते हो कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है अगर बनाना चाहे तो। क्या इश्यूज होते हैं हमारे, कंसीडर करने होते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते टाइम? पहली बात, स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी एक दिन में नहीं बनती है। अब आप एक चीज देखो, जैसे जब आप लोग 12th क्लास में थे, मतलब या स्कूल में जो सी भी क्लास में थे, आपने हो सकता है प्लानिंग करते टाइम बहुत सारी मिस्टेक्स करी है ना, फिर उसके बाद आपने अपना सीए फाउंडेशन दिया, फाउंडेशन में हो सकता है कुछ और मिस्टेक्स करी हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया था कि फाउंडेशन में उसने क्या करा, वो घर पे स्टडी करते थे, ठीक है। अब सबका अपना अपना माहौल होता है, उनके घर में क्या थे, जॉइंट फैमिली थी, बहुत ज्यादा शोर रहता था, बट उसने ये चीज कंसीडर ही नहीं करी और लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी, उससे उसका रिजल्ट नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि घर पे पढ़ तो लिए लेकिन बहुत ज्यादा शोर रहता, कभी कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस टाइम वो उस चीज को प्लान आउट नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या करा, इंटर में स्टार्टिंग से ही अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके रखी, उन्होंने स्टार्टिंग से ही लाइब्रेरी ज्वाइन करी एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका ग्रुप 1 क्लियर हो गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्ट्रेटेजी है ना, एकदम से नहीं बनती, हमें ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है कि लास्ट टाइम ये नेगेटिव हुआ था, इस बार हमें ये सही से करना है। स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। A current strategy is the result of several little choices taken over a period of time. Strategy is influenced by experience, but it has to be updated. When results become clear, it is therefore evolves with time. तो इसमें आपको क्या याद रखना है, strategy evolves over a period of time. Little choices taken over a period of time और ये experience के साथ evolve करती है। Clear है ये चीज? Then it is a balance of external and internal factors. आप एक चीज बताओ, चलो आपने एनवायरमेंट एनालाइज कर दिया, आपको पता चला कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, तो क्या जरूरी है आपके पास भी उस चीज की स्ट्रेंथ हो? चलो मैं एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप फुटबॉल में नेशनल लेवल पे जीत कर आते हो, इंटरनेशनल लेवल पे जीत कर आते हो, तो आपको 10 लाख रुपीज का गिफ्ट मिलेगा। लेकिन आपको फुटबॉल में ये भी नहीं पता कि कितने प्लेयर्स होते हैं या कैसे खेला जाता है, तो क्या आप उसमें compete कर पाओगे? अगर आपका अंदर से इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके लिए वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो क्या वो चीज कर पाओगे? नहीं ना। तो जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हमें ये देखना पड़ता है कि एक्सटर्नली अपॉर्चुनिटी क्या है और उसके साथ साथ इंटरनली हमारी उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस नेसेसिटेट्स क्रिएटिंग अ रीजनेबल बैलेंस बिटवीन मैनी एंड conflicting challenges because a perfect fit between them is unlikely. कभी भी perfect fit नहीं हो सकता। Management must consider opportunities, influences and constraints while taking a strategic decision. जैसे एग्जांपल दिया, जब भी आप एक न्यू मार्केट में एंटर करो, बिजनेस विल कंसीडर द एग्जिट ऑप्शंस एंड प्रेजेंस ऑफ ओपोनेंट। आप ये देखो एग्जिट ऑप्शन क्या है, ऐसा तो नहीं कि इतनी ज्यादा कैपिटल लग जाएगी आप निकल ही नहीं पाओगे और
ओपोनेंट कौन है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स बैठे, आप उनसे सक्सीड कर ही नहीं सकते, compete ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा, है ना। लास्ट पॉइंट इज रिस्क। आप जब भी स्ट्रेटेजी बनाओ रिस्क को कंसीडर करो। एक्सटर्नल रिस्क भी हो सकता है, इंटरनल रिस्क भी। जैसे एग्जांपल्स दे रखे आपको, कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिटर्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं, लिबरलाइजेशन कैसे हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन, एमएनसीज वगैरह आ जाए, बूम का हो सकता है या नहीं, रिसेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटर कंट्री रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, या फिर आप उस कंट्री में नहीं सोच रहे, बिजनेस तो अपनी कंट्री में कर रहे हो, लेकिन दूसरी कंट्री से मटेरियल इंपोर्ट करते थे, तो और उस कंट्री में वॉर हो सकती है, तो क्या आपके लिए वो सेफ जोन है, नहीं है। तो आपको इंटर कंट्री रिलेशनशिप देखने पड़ेंगे, जिससे बिजनेस पे इफेक्ट आए और रिस्क हो सके वेरियस डिग्री पे। ठीक है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे रखा है, एक्सटर्नल इंटरनल रिस्क का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सटर्नली हो सकता है आप इंटरप्रेट गलत कर लो एनवायरमेंट को, या फिर एनवायरमेंट चेंज हो जाए। इंटरनली या तो आपकी कैपेसिटी नहीं है कोप अप करने की, या फिर लेटर ऑन क्या हो सकता है, इनकंसिस्टेंसीज हो सकते हैं, स्ट्रेटेजीज डेवलप ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन इंटरनल कैपेसिटीज, आपकी कैपेसिटी चेंज हो सकती है। डन है। तो 3 पॉइंट्स देखे हमने, इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। फर्स्ट वन वाज स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। थर्ड वन इज रिस्क। ठीक है, दोबारा बोलो मेरे साथ, इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट, एंड थर्ड वन इज रिस्क। डन है यहाँ तक। फिर आगे देखो, बेसिक है, रीड करना है बस। कंपटीशन वेरीज बाय इंडस्ट्री, फोकसिंग ऑन फैक्टर्स लाइक प्राइस। हर इंडस्ट्री का अपना कंपटीशन है, किसी में प्राइस पे गेम चलता है, किसी पे क्वालिटी, किसी में फीचर्स, किसी पे सर्विस या ब्रांड रेपुटेशन। एक्सटर्नली हमें क्या क्या देखना होता है, कस्टमर क्या चाहता है, कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, और एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। इंटरनली हमें देखना होता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हमारा प्रॉफिट कितना है, और क्या डिटर्मिनेंट्स, हमारे पास रिसोर्सेज कितने, ये सब एनालाइज करा। एक्सटर्नली हमें अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ट्रेंड्स पता चलते हैं। इंटरनली हमें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पता चलता है। इसको पता है शॉर्ट में क्या कहते हैं, स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये इंटरनली पता चलते हैं। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एक्सटर्नली पता चलता है। इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, बहुत सारी हमें स्ट्रेटेजीज पता चलती है, इनमें से एक सेलेक्ट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और रिव्यू करते हैं कि हमने सही स्ट्रेटेजी ली है या नहीं। क्रैम नहीं करना, बेसिक प्रोसेस है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट से अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आइडेंटिफाई करो, इंटरनल एनवायरमेंट से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई करो। दोनों के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपना स्ट्रेटेजीज ऑप्शंस देखेंगे, उसमें से एक चूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, रिव्यू कर लेंगे। दैट्स इट, दिस इज योर प्रोसेस। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इसमें 5 मार्क्स। स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनवायरमेंट। सबसे पहले बिजनेस एनवायरमेंट का मीनिंग देखो। The term business environment refers to all external factors, influences or situations that in some way affect business decisions, plans and operations. Organizational structure is determined by a business environment and even more from its relationship with it. हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू, डेफिनेशन लर्न कर लेना, बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर। एनवायरमेंट है ना, बिजनेस एनवायरमेंट है ना, हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर रहे हैं, इंटरनल की हम चैप्टर 3 में बात करेंगे। द बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसेस और सिचुएशन, कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस या कोई भी ऐसी सिचुएशन दैट इन सम वे अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस, प्लान्स एंड ऑपरेशन, उसके डिसीजन, उसके प्लान, उसके ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करे, दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसेस और सिचुएशंस that affect business decision, plan and operations। 3-4 बार इसको रीड करना, कीवर्ड्स लिखना, लर्न हो जाएगी। There is a close and continuous interaction between business and its environment। Close relation होता है, continuous interaction होता है, क्योंकि आप एक चीज देखो, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, कोई चीज बैन कर दी, क्या आप बना पाओगे, नहीं, एकदम क्लोज इंटरेक्शन हुआ। कॉम्पिटिटर आ गया नया, एकदम से आप पे इम्पैक्ट आ गया, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्लोज इंटरेक्शन है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जैसे मोबाइल फोन्स का एग्जांपल लिया था, एकदम से इम्पैक्ट आएगा, तो क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प्स विद द फॉलोइंग। क्या बेनिफिट्स होता है अगर हम एनवायरमेंट को एनालाइज करेंगे, तो बेनिफिट्स क्या होंगे। फर्स्ट, इट डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ऑब्वियसली बड़ा इजी पॉइंट है, अगर हम एनवायरमेंट को एनालाइज करेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटीज पता चलेंगे और थ्रेट्स पता चलेंगे।
इट हेल्प्स टू फाइंड न्यू नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को क्या चाहिए, क्या उसकी प्रेफरेंस है। चेंजेस इन लॉ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस इन सोशल बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है। जैसे लोग ऑर्गेनिक डाइट की तरफ जा रहे हैं, वीगन डाइट की तरफ जा रहे हैं, अनहेल्दी की तरफ जा रहे हैं, या फिर प्रेफरेंसेस, क्लोथिंग कैसी पसंद कर रहे हैं, सोशल बिहेवियर पता चलेगा। एंड टेल्स व्हाट न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर आर ब्रिंगिंग इन द मार्केट टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। क्या नई चीजें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। कई बार होता है ना, कोई चीज एकदम से ट्रेंड में आ जाती है, लोगों को पसंद आ जाती है, तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए। डन है। तो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हमें पता होंगी तो उससे हम क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। ऐसे ना पॉइंट्स को रिलेट करा करो। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स पता होगी तो उससे क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। गिव्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। वंस द बिजनेस इज अवेयर एंड अंडरस्टैंड्स द चेंजेस हैपनिंग, हमें अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स पता चल गए, इट कैन प्लान एंड स्ट्रेटजीज टू हैव सक्सेसफुल बिजनेस। और सक्सेसफुल बिजनेस होगा तो हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, पहले अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आइडेंटिफाई करो और उससे हमें डायरेक्शन मिलेगी ग्रोथ के लिए। और ग्रो करेंगे तो हम कॉन्टिन्यूसली लर्न भी करेंगे। हम एनवायरमेंट को एनालाइज करेंगे तो हमें नई नई चीजें पता चलेंगे ना। तो उससे पता है क्या हो सकता है, हमें हो सकता है हम प्रोएक्टिव एक्शन ले पाए। जो चीज अभी तक किसी ने एक्शन नहीं लिया वो कर पाए, जो अभी तक कोई नहीं कर रहा है ऐसी कोई इनोवेटिव चीज ले पाए। इन कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती जाएगी। The managers are motivated to continuously update their knowledge, understanding and skills to meet the predicted changes in realm of business. मैनेजर्स जो है, हमारे एनालिस्ट जो है, मोटिवेटेड रहेंगे कि नई नई चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। इमेज बिल्डिंग, अगर हम ग्रो कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को पहले से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली लर्न कर रहे हैं, तो हमारी इमेज बिल्डिंग भी होगी। पता है क्यों, हम लोगों को एग्जैक्टली वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनको चाहिए, जो उनकी नीड है, जो उनकी वांट है, और सही टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। Environmental understanding helps the business organization to improve their image by showing their sensitivity to the environment in which they operate. क्या पता चलेगा इससे, हमारी सेंसिटिविटी, कि हम लोगों के बारे में सोचते हैं, उन्हें जो चाहिए हम टाइमली प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन व्यू ऑफ द शॉर्टेज ऑफ पावर, many companies have set up captive power plant with their factories to meet their own requirement of power as well as extend surplus capacities in the vicinity. क्या होता है ना, कई बार जैसे फैक्ट्रीज है आउटसाइड में लगती है, आसपास में कोई गांव वगैरह लगता था, वहां पे बिजली की शॉर्टेज थी, तो हमने क्या करा, अपने लिए तो पावर प्लांट लगाया ही था, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बची वो गांव को दे दी, लोगों का भी भला हो गया। लोगों का भला हुआ तो हमारा प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इमेज बिल्डिंग हो जाएगी। ठीक है। मीटिंग कॉम्पिटिशन, कॉन्टिन्यूसली एनवायरमेंट से एनालाइज करेंगे तो हम कॉम्पिटिशन को मीट कर पाएंगे। हमें ऑलरेडी पता होगा कि हमारे सप्लाई, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। It helps the business to analyze the competitor strategies and formulate their own strategies accordingly. बड़ा इजी था। क्या क्या था, determine opportunities and threats, provides a direction for growth, continuous learning, image building, and last one was meeting competition. क्लियर है यहाँ तक? इनको रिपीट करना, बार बार अच्छे से लर्न करना। हमने एनवायरमेंट एनालिसिस का मीनिंग क्या देखा, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसेस या सिचुएशन जो बिजनेस के प्लान, ऑपरेशंस एंड डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है। डन। आप चाहो ना ऐसे छोटे से डायग्राम भी बना सकते हो, ऐसे मतलब इजीली ऐसा जो आपका डायग्राम बन जाए, ऐसा कुछ बना देना, अच्छा लगता है, मार्क्स इंप्रूव होते हैं। ठीक है। या फिर ऐसे इंपॉर्टेंस करके ऐसे अपने 5 पॉइंट्स बना सकते हो, आपके जैसे चॉइस हो, जैसे कंफर्टेबल, लेकिन मार्क्स इंप्रूव करने के छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बना दो, अच्छा रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है। चलो आगे, ये पॉइंट बेसिक है, रीड कर लेना। टू फ्लरिश मतलब टू ग्रो, अ बिजनेस मस्ट बी अवेयर ऑफ असेस एंड रिस्पॉन्स। हमें पता होना चाहिए, हम असेस करें, उसको एनालाइज करें और रिस्पॉन्ड करें टू मैनी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। हमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, असेस करें उसको अच्छे से, रिस्पॉन्ड करें। इन ऑर्डर टू सक्सीड द बिजनेस मस्ट नॉट ओनली बी अवेयर, हमें सिर्फ पता नहीं होना चाहिए कि क्या चल रहा है, हमें उस पर क्या करना चाहिए, एबल टू हैंडल अडेप्ट भी करना चाहिए। द बिजनेस मस्ट कंटिन्यूसली इवेल्युएट करो कि बिजनेस में चल क्या रहा है, एंड मॉडिफाइड ऑपरेशन इन ऑर्डर टू बी थ्राइव एंड एक्सपेंड, ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। क्लियर है? कोई डाउट हो मेरे को कमेंट्स में बता देना या फिर व्हाट्सएप कर देना, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है। फिर अगर ना एक टॉपिक आता है माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट, बेसिक है, मतलब इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं बता सकते, बहुत कम इंपॉर्टेंट भी नहीं बता सकते, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। माइक्रो और मैक्रो, देखो सिंपल सी चीज, माइक्रो एनवायरमेंट जो बिजनेस से बहुत ज्यादा क्लोज होता है, बहुत इजी होता है कंट्रोल करना, और बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल,
आप सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं, दिल्ली में आसपास में अगर कोई कॉम्पिटिटर आता है उसका आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। आप जिससे कुछ सामान परचेज करते हो, सप्लायर, उसने कोई भी चेंजेस करे, डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। आपके जो दिल्ली के कस्टमर्स हैं या जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज या जो वहां की लोकल पब्लिक है वो उनका बिहेवियर कैसा है आपके ऊपर, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। तो दैट इज योर माइक्रो एनवायरमेंट विच इज वेरी क्लोज टू द बिजनेस, easier to control and specific to business. It is related to small area, immediate periphery, बिल्कुल आसपास का of an organization. It influences an organization regularly and directly. Regularly impact करता है, directly impact करता है, घूम फिर के indirectly या long term में नहीं, regularly, directly. It consists of suppliers, consumers, marketing intermediaries जिनसे हम परचेज करते हैं, कॉम्पिटिटर्स एंड लोकल कम्युनिटी एटसेट्रा। क्लियर? ये चीज मैंने आपको बताई भी थी जो इमीडिएटली हमारे सराउंडिंग में। फिर अपना आता है मैक्रो एनवायरमेंट। देखो इसमें जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। इसके आगे अपने टॉपिक आता है पेस्ले एनालिसिस। पेस्ले एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैक्रो एनवायरमेंट और पेस्ले एनालिसिस दोनों को मिक्स करके लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि पेस्ले एनालिसिस में मैक्रो एनवायरमेंट को एनालाइज करने का एक टूल है, ठीक है। मैं आपको रीड कराती हूँ मैक्रो एनवायरमेंट। मैक्रो एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस के इमीडिएटली नहीं होता, इमीडिएटली इंपैक्ट नहीं आता, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता है। मैक्रो एनवायरमेंट इज अ ब्रॉडर डायमेंशन एज इट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था ना, इन पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आया डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। देखो डेमोग्राफिक एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक एनवायरमेंट होता है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे? आपकी जो पॉपुलेशन है वो मेनली किस एज ग्रुप की? अगर आप बताओ ओल्ड एज पीपल हुए तो क्या परचेज करेंगे? सोचो, मेडिसिन, स्पैक्स, स्टिक जिसको लेके वो चलते हैं, है ना, ये चीजें। अगर कहीं पे इन्फेंट ज्यादा हुए, छोटे बच्चे, तो क्या परचेज करेंगे वो? जो मिल्क बॉटल्स होती है, या टॉयज, जो बेबी टॉयज आते हैं, छोटे बच्चों के जो क्लोथ्स होते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो होती है बच्चों से रिलेटेड, जो गेम्स वगैरह हो गए, वो सब चीजें, डाइपर्स वगैरह। अगर कहीं पे फीमेल्स ज्यादा है तो फीमेल्स का क्या होता है? क्लोथ ज्यादा लेंगे, कॉस्मेटिक्स ज्यादा लेंगे, इस टाइप की चीजें, है ना। तो हम देखेंगे एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, या फिर उनकी इनकम लेवल क्या है। कहीं पे बहुत अच्छे इनकम ग्रुप वाले तो लग्जरी चीजें सेल होंगी, नॉर्मल इनकम ग्रुप वाले तो मीडियम लेवल की चीजें सेल होंगी। उनके एजुकेशन लेवल क्या है, पोजीशन ऑफ एसेट्स क्या है, ओनरशिप, जॉब पोजीशन, रीजन एंड डिग्री ऑफ एजुकेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एड्रेस फॉलोइंग इश्यूज। क्या क्या उनको एड्रेस करना है? व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स विल अफेक्ट मार्केट साइज ऑफ द इंडस्ट्री। मार्केट का साइज, मेनली जो मार्केट है वो किस एज ग्रुप, किस जेंडर, किस रिलीजन की है। व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, कि किस कारण से हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है या थ्रेट हो सकता है, ठीक है। सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट क्या होता है? बिलीफ सिस्टम, कि जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपके आसपास में लोग हैं, कस्टमर्स हैं, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप जहाँ पे डील कर रहे हो वहां पे अगर मोस्टली सब हिंदूज है तो क्या आप बीफ में डील कर पाओगे? नो। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि उनका कल्चर, उनका बिलीफ सिस्टम, उनका रिलीजन क्या है। इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ फैक्टर्स सच एज सोशल ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड बिलीव्स। जैसे अगर वहां पे मेनली सपोज दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो दिवाली से रिलेटेड चीजें सेल होंगी, लेकिन अगर क्रिश्चियन ज्यादा है तो वहां पे क्रिसमस के टाइम की चीजें ज्यादा सेल होंगी, है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या उनका बिलीफ सिस्टम है, क्या उनके ट्रेडिशंस है। लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी, एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, स्टेट ऑफ सोसाइटी। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, एज रेज नहीं है, इनका क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोहेसिवनेस। Business must adapt to a society's enduring core values and social norms to operate successfully. It differs from demographic. Demographic से पता है कैसे अलग है? That sense that it is not the characteristics. अभी मैंने वही चीज बोली थी, characteristics नहीं है population की, but it is the behavior and belief system of that population. Behavior है, belief system, ठीक है। फिर अपना आता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट। बहुत इजीली समझ हो जाएगा। अगर कोई आपको बोले ना क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एनवायरमेंट लग रहा है, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, जहां पे भी जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन रेट, रेपो रेट,
या इस टाइप की किसी भी चीज की बात हो रही है, जब मनी से रिलेटेड बात हो रही है, दैट इज योर इकोनॉमिक एनवायरमेंट. Economic environment refers to overall economic situation around the business and include conditions at regional, national, and global levels. This includes GDP, availability of capital, foreign exchange reserve, growth of foreign trade, strength of capital market, interest rate, disposable income, unemployment, inflation, etc. अगर कहीं पे आप चीज बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है ना, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है ही नहीं. डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? आपकी इनकम में से टैक्सेस हटा के जो आपके सेल स्पेंड करने के लिए जो इनकम होती है, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम. तो अगर डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, तो क्या हमारी लग्जरी चीजें सेल होंगी? नहीं, लोगों के पास पैसे ही नहीं है. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां का इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है. जैसे एक एग्जाम्पल दे रखे, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ. अगर किसी एरिया में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे लग्जरी चीजें कम सेल होगी. पता है क्यों? क्योंकि जैसे आपका घर हो गया, गाड़ी होगी, ये चीजें लोग लोन पे ले लेते हैं. लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा तो क्या लोग लोन लेना चाहेंगे? नो. और लोन नहीं लेंगे तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो सिर्फ कैश में परचेज कर सकता है वो परचेज करना चाहेगा. तो हमें ये देखना पड़ेगा वहां का इकोनॉमिक एनवायरमेंट कैसा है. ठीक है, फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट. गवर्नमेंट कैसी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको एनालाइज करना. मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ही, प्रैक्टिकली भी आपको ये देखना पड़ेगा वहां की गवर्नमेंट कंडीशंस कैसी है. अब जैसे एमएनसीज आती है, अगर इंडिया में बहुत ही ज्यादा उनको क्या करना पड़े, पेपर वर्क करना पड़े, या कि गवर्नमेंट अगर मतलब जो भी आपका बिजनेस है उसको फेवर नहीं करती है, या फिर गवर्नमेंट एकदम से बार बार चेंज होती रहती है, स्टेबल नहीं है, लॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कोर्ट में डिसीजन आने में सालों लग जाते हैं, तो क्या वहां पे बिजनेस कोई करना चाहेगा? नहीं. तो हमें ये देखना पड़ेगा पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट कैसा है. इट एनकम्पासेस, देखो ये बहुत अच्छा वर्ड होता है. एनकम्पासेस का मतलब क्या होता है? इंक्लूड. ऐसे ना जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, इसको ट्राई करना कि अपने आंसर में यूज करो, अच्छा इंप्रेशन जाता है. फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल सिस्टम एंड एक्सटेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस. पार्टली जनरल होता है, पार्टली स्पेसिफिक होता है. देखो अगर सपोज फसाई, फसाई सुना आपने? इसमें क्या होता है कि अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? जो भी फूड लाइन में डील कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्लोथिंग पे थोड़ी ना आएगा. तो ये हो गया स्पेसिफिक. लेकिन कुछ चीजें होती है जनरल, जैसे कि टैक्सेशन में कोई चेंजेस हो गए, या फिर इस टाइप से कोई भी चेंजेस है जो आपके जनरली सब पे अप्लाई हो सकते हैं. तो जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है. द टाइप ऑफ गवर्नमेंट रनिंग अ कंट्री इज पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस. Business prefer to operate in a country where there is a sound legal system. जहाँ पे कंपटीशन को फोकस में रखा जाए, उसको फेवर करा जाए, और अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो जल्दी से इसका डिसीजन लिया जाए. बिजनेस मस्ट हैव अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ मेजर लॉज प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन. ये एक बिजनेस की, एक फर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां के उसको लॉ पता होने चाहिए. आपको पता है, कभी भी किसी भी कंट्री में ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे को लॉ नहीं पता था. आपने किसी का मर्डर कर दिया और कह रहे मेरे को पता ही नहीं था इस पे सजा है, तो ये नहीं बोल सकते ना. आपको पता होना चाहिए कि वहां का लॉ क्या है. ठीक है, ये बेसिक है, इसको रीड कर लेना. ये बॉक्स जो है, जैसे नेशनलिज्म इन इंडियन बिजनेसेस प्रमोटेड थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब पॉलिसीज क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज है, और बिजनेस को ये क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है. ठीक है, फिर आपका आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. आपको पता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, किसी के लिए थ्रेट. जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ. अभी हम सीए में एग्जांपल ले, बहुत सारी चीजें ना आपकी कंप्यूटर के थ्रू होने लगी है, एआई आ गया. तो जो न्यू सीएज आ रहा है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो उसमें अडेप्ट होना चाहता है, उसके लिए तो वो अपॉर्चुनिटी है. लेकिन कोई ओल्ड एज पर्सन है जो अडेप्ट करना ही नहीं चाहता, या फिर कई यंग भी होते जो अडेप्ट ही नहीं करना चाहते, उनको वो चाहिए कि भाई हम क्यों नई चीज सीखे, तो उसके लिए वो क्या है? थ्रेट है. तो समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी हो, जरूरी नहीं है थ्रेट हो. आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है. चेंजेस इन टेक्नोलॉजी हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ अ बिजनेस रन इट्स ऑपरेशन. द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट माइट रिक्वायर अ बिजनेस टू ड्रास्टिकली अल्टर इट्स ऑपरेशनल, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. एकदम से बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ सकते हैं. इट enables ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस कॉस्ट एंड गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉस्ट कम हो जाती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है. ठीक है, पेपर वर्क कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छे से हो जाती है. जैसे एआई, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन कैन बी बोथ एन अपॉर्चुनिटी एंड अ थ्रेट डिपेंडिंग ऑन
हाउ इफेक्टिवली अ बिजनेस इंटीग्रेट्स इनटू इट्स प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटेजी। क्लियर है ये पॉइंट? चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं पेस्ले, अ टूल टू एनालाइज मैक्रो एनवायरनमेंट। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ये आपका मैक्रो एनवायरनमेंट जो हमने देखा ना उसी से रिलेटेड है। क्या इन्वॉल्व करते हैं? आइडेंटिफाई करना पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंट फैक्टर्स। देखो पेस्ले की फुल फॉर्म क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंट। ऊपर हम इनको डिटेल में समझ चुके हैं, यहाँ पे आप बस इनके एग्जांपल्स देख लेना और आप इजीली इसमें आंसर लिख पाओगे। अगर आपसे पूछे पेस्ले एनालिसिस तो क्या करना, ये लिख देना डेफिनेशन एंड देन एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना। क्लियर है ये चीज? फिर अपना आता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस बेसिक चीज है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस को इंटरनेशनली करना, बिजनेस को अपनी कंट्री से बाहर लेके जाना। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस enables the business to enter new markets in search of greater earnings and less expensive resources। earnings बढ़ जाए, resources सस्ते बढ़ जाए, या तो रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए या फिर कॉस्ट कम हो जाए, ये बिजनेस का मोटिव होता है। It enables the business to achieve greater economies of scale and extend the lifespan of its product। आपको पता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग क्या होता है? कमेंट्स में बताओ क्या होता है, जिसको पता है, जिसको पहले से पता था मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, जिनको नहीं पता सुन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग क्या होता है कि हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे हमारी पर यूनिट कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता हो फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, अगर हम फॉरेन में इंटरनेशनली बिजनेस करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और क्या होता है? लाइफ स्पैन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है। समझ आ रहा है ना? यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी चीज फास्ट लगे या ये लगे कि टॉपिक रिपीट करवा दो या नेक्स्ट वीडियो से स्पीड कम या ज्यादा रखो, तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बता देना। ये वीडियोस आपके लिए बन रही है, तो आपको जैसे कंफर्टेबल हो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस, जस्ट रीड। मल्टीपल ग्लोबल यूनिट्स एक कॉमन ओनरशिप में काम करती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस, ऑनरशिप एक कंट्री में होगी, मल्टीपल बिजनेस होंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे, उनका पैसा, इंफॉर्मेशन, जो भी चीज है सब कंट्रीज में शेयर हो जाएगी। एक यूनिफाइड स्ट्रेटेजीज होगी जो सब बिजनेस पे सब कंट्रीज में अप्लाई हो जाएंगी। हाउ टू डेवलप इंटरनेशनली, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हम इंटरनेशनली डेवलप कैसे कर सकते हैं? इवेल्युएट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड रेट देम विद द इंटरनल कैपेबिलिटीज। सबसे पहले तो क्या करो, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज देखो कि भाई कौन सी कंट्री में हम क्या चीज सेल कर सकते हैं, या फिर अगर हमने यहाँ पे काम करा तो ये चीज हमारे लिए थ्रेट हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट आइडेंटिफाई करो एंड रेट देम विद इंटरनल कैपेबिलिटीज, की जो अपॉर्चुनिटी है उसकी हमारे पास स्ट्रेंथ है या नहीं है, ये हमारी वीकनेस तो नहीं है, तो रेट करो विद इंटरनल कैपेबिलिटीज। डिस्क्राइब करो स्कोप ऑफ फर्म्स ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशंस, स्कोप डिसाइड करो कि हमें किस लेवल तक करना है, पूरी कंट्री में करना है, वहां की पर्टिकुलर किसी स्टेट में करना है, पर्टिकुलर किसी रीजन में करना है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स देखो, इंटरनल कैपेबिलिटीज देखो, स्कोप देखो। क्रिएट द फर्म्स ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, डेवलप करो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज फॉर ग्लोबल बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या करा, सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स देखे, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, स्कोप डिसाइड करा, उसके बाद हमने क्या करा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा वहां पे, और फिर उसके बेसिस पे हमने अपनी क्या करी, स्ट्रेटेजी डिसाइड करी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज फॉर ग्लोबल एंड होल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल एंड होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने क्या करी, अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करी। क्लियर है ये चीज? चार चीज करनी है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट देखो, उसके बाद क्या करो, स्कोप डिसाइड करो, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, और क्या करो, स्ट्रेटेजीज बना दो ग्लोबली और होल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ये क्या थे हमारे स्टेप्स टू डेवलप इंटरनेशनली, कि इंटरनेशनली हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे कैसे करना है। व्हाई डू बिजनेस गो ग्लोबल? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। आपको पता है कुछ टॉपिक्स कैसे होते हैं कि यार मक्खन, मतलब मार्क्स भी मिल जाएंगे, रटना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे की लैंग्वेज अपने आप आ जाएगी। आप खुद सोचोगे ना, आपको भी ये पॉइंट्स याद आएंगे। पहला, ग्रोथ नेसेसिटी, हम क्यों करेंगे अगर हमें ग्रोथ ही नहीं मिलेगी तो हम किस लिए करेंगे, ग्रो करने के लिए। Organization need to grow and expanding internationally is a fundamental requirement for the business। ग्रो करने के लिए टाइम एंड डिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। अगर सपोज हम पहले बाहर भेजते थे सामान, लेकिन हम प्रोडक्शन इंडिया में करते थे, टाइम लगता था, डिस्टेंस ज्यादा था, अब क्या करेंगे, बाहर ही बना देंगे, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा।
फाइनेंशियल फ्लो और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण श्रंक हो गया हमारा टाइम और डिस्टेंस। डोमेस्टिक मार्केट इनएफिशिएंसी, कुछ चीजें हो सकती है जो इंडिया में नहीं चलती, या फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी कंट्री में डील करते हो वहां नहीं चलती, इनसफिशियंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, वही चीज प्रोड्यूस करके बाहर के कंट्रीज में सेल कर सकते हैं। कुछ चीजें पता क्या होते हैं, अपने कंट्री में इतनी ज्यादा उसकी डिमांड नहीं होती, लोग उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, लेकिन बाहर उसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बाहर सेल कर सकते हैं। एक्सेस टू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का एक्सेस हो जाएगा। हाँ, जैसे आपने कभी बचपन में पढ़ा हो कि इंडिया में लोग बिजनेस क्यों करने आते हैं, यहाँ पे चीप लेबर मिल जाती है, कहीं पे टेक्नोलॉजी अच्छी है, कहीं पे कोई रिसोर्स अवेलेबल है, एक्सेस टू रिसोर्सेज। कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी। अगेन, अगर ओवरसीज आपने प्लांट बना दिए तो कट हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग नियर मार्केट, जहां बेचना है वहीं की वहीं आप प्रोडक्शन करो, बेच दो, ट्रांसपोर्टेशन करना ही नहीं पड़ा। सेल्स एंड कैश फ्लो बढ़ जाएंगे, ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेगी, बाहर बेचेंगे तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो कैश फ्लो बढ़ेगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सर्विसेज एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दो कंट्रीज आपस में डील कर रहे हैं तो इकोनॉमिकली वो इंटीग्रेट करेंगे। सर्विसेज सेक्टर्स ग्लोबल प्रोमिनेंस एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ड्राइव्स इंटरनेशनल एक्सपेंशन। ईज ऑफ फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब क्या होता है, वहां पे जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप उनके साथ अलायंसेस फॉर्म कर सकते हो, उससे क्या होगा, आपको नाम एड ऑन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करती है, आपने उसका नाम नहीं सुन रखा, एकदम से वो नहीं चलेगी, लेकिन उसने इंडियन कंपनी के साथ अलायंस फॉर्म कर दिया, इंडियन कंपनी की ब्रांड अच्छी थी तो इंडियन कॉम्पिटिटर्स उसको रिकॉग्नाइज करने में एकदम से बिजनेस चल जाएगा। प्रमोट करता है इंटरनेशनल पार्टनरशिप टू मिटिगेट थ्रेट्स एंड यूटिलाइज शेयर स्ट्रेंथ्स, बिल्कुल इजी था। इसमें आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी लिख सकते हो, सेल्स बढ़ जाएगी, कैश फ्लो बढ़ जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, ग्रोथ ऑफ बिजनेस हो जाएगा, इमेज बिल्डिंग हो जाएगी, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस फॉर्म हो जाएंगे और कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो जाएगी, टाइम और डिस्टेंस कम हो जाएगा। बहुत सारे एडवांटेज है किस चीज के, बिजनेस के ग्लोबल जाने के। ठीक है जी, फिर ये जस्ट रीड कर लेना। जस्ट रीड में क्या है ये चीज, देखो, एनालाइजिंग इंटरनेशनल एनवायरमेंट एरियाज इन्वॉल्व, हमें इंटरनेशनल एनालाइज करने के लिए क्या क्या चीज एनालाइज करनी है, मल्टीनेशनल, रीजनल, कंट्री। मल्टीनेशनल, सबसे पहले तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का एनालाइज करो कि यूएसए में करा तो क्या बेनिफिट क्या थ्रेट है, चाइना में करा तो क्या है, या दुबई में करा तो क्या बेनिफिट क्या थ्रेट है, वो सब कुछ एनालाइज करो। फिर पर्टिकुलर आपने कंट्री चूज कर ली, फॉर एग्जांपल यूएसए, तो यूएसए में करने से आपको क्या बेनिफिट्स, क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या थ्रेट्स हैं। फिर यूएसए में कौन से रीजन में करना, पूरे यूएसए में बिजनेस नहीं करना चाहते तो कौन से रीजन में करने में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, डेप्थ एवेल्यूएशन करते हैं क्रिटिकल फैक्टर्स में, वहां पे क्या गवर्नमेंट है, क्या जियोग्राफिकल कंडीशंस है, क्या इकोनॉमीज है, वो सब कुछ हम इवेल्युएट करते हैं। क्लियर। फिर हम एक टॉपिक देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स इंडस्ट्री। हम क्या करेंगे, इस पे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट, बहुत इजी। ये प्रोडक्ट को कैसे समझते हैं, देखो मेरे को बताओ, सबसे पहले प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, पता आपको, सोचो। बड़ा सिंपल है, प्रोडक्ट मतलब जिस भी चीज में हम डील करते हैं, है ना, वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, जिस भी चीज में हम डील करते हैं, वो तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए टीचिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्या आपको चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है। कोई अगर लैपटॉप सेल कर रहा है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लैपटॉप, लैपटॉप की क्वालिटी कैसी है। अब बेचने वाला कैसा दिखता है, फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। बेचने वाला कैसे घर में रहता है, फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। बेचने वाला किस चीज बेच रहा है, उससे फर्क पड़ता है। A product can be either a good or a service. It might be physical good or a service, an experience. Experience. जैसे अगर आप मूवी थिएटर में जाते हो तो वहां आपको क्या मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। आप 5D 7D मूवीज देखने गए, क्या मिला है, एक्सपीरियंस मिला, उनके लिए वो क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखना हमें। पहला, प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी। इन्हें पर एक्सप्लेन करने का नहीं है, हेडिंग्स प्लान करो, आप अपने आप लिख लोगे। प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, जो फिजिकली टचर सीन हो, कार, बुक एक्सेट्रा। इंटेंजिबल भी हो सकता है, जैसे टेलीकॉम सर्विस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, टीचिंग, ये सब क्या है, इंटेंजिबल सर्विसेज। प्राइसिंग डायनामिक्स, प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा उसके प्राइस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। सप्लाई डिमांड से इफेक्ट होता है प्राइस, कि ज्यादा सप्लाई है तो प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा। क्वालिटी कैसी है, जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी उतना ज्यादा प्राइस। मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे करो, कई चीजें ऐसी होती है इतनी अच्छी भी नहीं होती, मार्केटिंग कर करके प्राइस बढ़ा देते हैं। टारगेट ऑडियंस कौन है, अगर बहुत ही ज्यादा हाई क्लास पर्सन है तो आप ज्यादा महंगा बेच सकते हो, नॉर्मल है तो नॉर्मल रेट रखना पड़ेगा।
बिजनेस फोकस ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट। किस पे हम फोकस करते हैं कि हम अपना सेल्स प्राइस ना इंक्रीज करें, क्योंकि कॉम्पिटिटर कम पे बेच रहा है। कस्टमर क्या देखेगा, यार आप 100 का दे रहे हो, वो 80 का दे रहा है, हम तो नहीं खरीद रहे। तो हम सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे, हम अपनी कॉस्ट को कम करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल करके, रॉ मटेरियल सस्ता खरीद के, या बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व लेके। एक्सपीरियंस कर्व नहीं पता, आगे देखेंगे, ठीक है। ये सब करके हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट को कम करते हैं। प्रोडक्ट फीचर्स फॉर सेटिस्फेक्शन। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका मेन काम क्या होता है, सेटिस्फाई करना। अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा तो कोई क्यों खरीदेगा। चाहे वो भाई आप बोल रहे हो अच्छा है, लेकिन सामने वाले को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। प्रोडक्ट फीचर सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड इम्पैक्ट प्राइसिंग। फीचर्स आर एडजस्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट टू एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस। Features of the product will distinguish it in terms of function, design, quality and experience. हम क्या कहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट के फीचर्स कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने चाहिए, और ये डिस्टिंग्विश करते हैं हम उसके फंक्शन, क्या वो फंक्शन परफॉर्म करता है, उसकी डिजाइन, क्वालिटी, एक्सपीरियंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक चेयर है, एक चेयर हो सकती है स्टूडेंट चेयर जो आगे राइटिंग पैड के साथ होती है, एक हो सकती है गेमिंग चेयर जिसका डिजाइनिंग बिल्कुल अलग होती है, एक होती है ऑफिस चेयर जो रिवॉल्विंग वाली होती है। अलग अलग फंक्शंस हैं। डिजाइन कोई बिल्कुल प्लेन होती है प्लास्टिक चेयर्स, किस पे डिजाइनिंग बनी होती है, अलग अलग डिजाइन है। क्वालिटी, एक्सपीरियंस हर चीज पे डिपेंड होता है, और यहीं से आपका प्राइस भी डिसाइड होता है। प्रोडक्ट्स आर पाइवटल फॉर बिजनेस। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रोडक्ट सेंट्रल होता है बिजनेस का। इससे पता चलता है क्या प्रोड्यूस करना है, किस क्वालिटी का, कितनी सेल्स करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, हमारा लॉजिस्टिक्स कैसे रहने वाला है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आगे हम इसको पढ़ने भी वाले हैं। प्रोडक्ट की यूजफुल एक लाइफ साइकिल होती है, और उसके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है या रीइन्वेस्ट करना पड़ता है। देखो इस पॉइंट को तो मैं डिटेल में नीचे बताती हूँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी गुड्स और सर्विसेज या फिर एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। प्रोडक्ट के प्राइसिंग डायनेमिक्स होते हैं। प्रोडक्ट पाइवटल फॉर बिजनेस होते हैं। प्रोडक्ट फीचर्स फॉर सेटिस्फेक्शन होता है। प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल। क्लियर है, डन है। अच्छे से लर्न करना, डायरेक्ट आता है, बहुत ईजी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, हेडिंग्स लर्न कर लो, अंदर का थोड़ा थोड़ा कीवर्ड्स लर्न कर लो, आप लिख लो। डन। आज के लिए एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको ना इसको एक डायग्राम से बताती हूँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अब जब हमारा प्रोडक्ट नया नया आता है तो उसके बारे में किसी को नहीं पता होता, आसपास के थोड़े बहुत लोगों को पता होता है। बहुत कम सेल्स होती है, ग्रोथ रेट बहुत कम होता है। धीरे 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 हम लोगों को पता लगता है, मतलब बता पाते हैं, मार्केटिंग कर पाते हैं। तब तक क्या होता है, सेल्स कम होएगी, ग्रोथ कम होएगा, कंपटीशन तो होएगा ही नहीं ना भाई, किसी को पता ही नहीं क्या कंपटीशन होएगा। प्राइस प्राइस जनरली हाई रहता है, नया नया प्रोडक्ट है, खरीदने वाले हैं नहीं, बेचारे सेलर को अपना रेंट भी निकालना है, फिक्स कॉस्ट भी निकालना है, तो जनरली प्राइस हाई रखता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल नहीं रहा। हमारे इंट्रोडक्शन फेज में क्या होता है, ग्रोथ कम रहती है क्योंकि किसी को पता ही नहीं आपके बारे में। नेग्लिजिबल कंपटीशन होता है, किससे कंपीट करोगे, कोई है ही नहीं आपके कंपटीशन में, सब हाई लेवल पे जा चुके हैं, आप तो भी नए नए आए हो। हाई प्राइसेस रहते हैं, इसके नीचे आप लिख भी सकते हो क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलता, और लिमिटेड मार्केट रहती है। ठीक है, ये हम पता है क्या पढ़ रहे हैं, एक रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं सेल्स का रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे बिजनेस को टाइम होता जाता है वैसे वैसे आपकी सेल्स क्या रहती है। हमने सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन स्टेज, जब नए नए आते तो आपकी सेल्स थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, फिर आ गया आपकी डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं ग्रोथ स्टेज। ये एकदम बढ़िया स्टेज होती है, एकदम फुल आप ग्रो कर रहे हो, सब आपको जान रहे हैं, आपकी सेल्स बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, कंपटीशन आ रहा है, प्राइसेस कम होने लगे, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। रैपिड मार्केट एक्सपेंशन, डिमांड बढ़ गई, कस्टमर को नॉलेज हो गया आपके प्रोडक्ट के बारे में, प्राइसेस कम हो गए क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, और कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब लोगों को पता लगने लगा यार ये कौन है, इसको मार्केट से निकालना है, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखो एकदम से ग्रो करा आपने, शार्प ऊपर गया ये। ठीक है, याद रखना इसको, पता है क्या बोलते हैं, शेप्ड कर, मतलब प्रॉपर एस नहीं बन रहा, थोड़ा सा एस बन रहा है, थोड़ा सा एस बन रहा है, एस शेप्ड कर। फिर आपका आता है मैच्योरिटी स्टेज, एकदम पीक टाइम है ना, हर किसी का टाइम आता है, वो वाला टाइम है जब आपका ही बोलबाला है, लोग आपको ही जानते हैं, एकदम हाई लेवल होता है ना, जैसे मोनोपोली टाइप सा। आपका क्या उस टाइम पे क्या होएगा, अब आप एकदम पीक पे आ चुके हो, लेकिन एक टाइम के बाद सबका डिक्लाइन आता है, नहीं आता, तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन हो जाएगा, एकदम तगड़ा कंपटीशन।
थोड़ी सी गलती इमेज जीरो। ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पीक पे आ चुके हो। मार्केट गेट स्टेबलाइज मार्केट हो गया, ऐसे थोड़ी यार अंधा पैसा थोड़ी कमाते रहोगे, कहीं ना कहीं जाके स्टेबल हो जाते हो। प्रॉफिट कम डाउन, प्रॉफिट जितना पहले होता था उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि एक तरह से आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी थोड़ी बुढ़ी होने लगी, पुरानी होने लगी। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क टू मेंटेन स्टेबिलिटी, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी भी फोकस करना होता है। पता है, ये हम आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होता है, जब मेच्योरिटी स्टेज पे आए तब लगती है। आपको चाहिए कि हम जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं एटलीस्ट हम वहां रह जाए, उससे नीचे नहीं जा। लास्ट होती है डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज मतलब कि यार अब थोड़ा सा डाउनफॉल आने लग गया। मेंटेन अगर आपने नहीं करा ना, एक्सपेंशन नहीं करा, आपने कोई चेंजेस नहीं करे, तो आपका डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाएगा। शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट इन सेल्स, एकदम से नीचे जाएगी। देखो मेच्योरिटी में एक जगह स्टेबल सा हो गया था, फिर एकदम से डिक्लाइन आया, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, आपका प्रोडक्ट पुराना हो जाएगा, आपने रिप्लेस कर लिया तो आप फिर से ग्रो कर जाओगे, नहीं तो डिक्लाइन कर जाओगे। स्ट्रेटेजीज सच एज डाइवर्सिफिकेशन एंड रिट्रेंचमेंट आर अप्लाइड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बिल्कुल नीचे, फिर एकदम से ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। दिस इज योर इंट्रोडक्शन स्टेज। सेल्स कैसे कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एडवांटेजेस क्या होते हैं इससे, आप इससे एबिलिटी मिलती है आपको डायग्नोज करने की हर स्टेज ऑफ प्रोडक्ट। इंट्रोडक्शन में क्या करें, मार्केटिंग की तरफ फोकस करें, लोगों को पता चले, बेस्ट क्वालिटी दे, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने का ट्राई करें। हमें क्या पता चलता है, इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज में एक्सपेंशन करो, मेच्योर मंथ्स कैश जनरेट कर रहे होंगे दूसरे बिजनेस के लिए, डिक्लाइनिंग वर्ड्स को हार्वेस्ट करो, रिट्रेंचमेंट करो। ये वर्ड्स हम आगे के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे क्या होगा, एक बैलेंस बन जाएगा स्ट्रेटेजिकली पोर्टफोलियो में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, देखो मैंने आपको हमेशा बोला है, लास्ट दोनों वीडियोस में ये चीज बोले कि कोई भी डाउट हो, आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, जिससे भी आपको डाउट्स लेने हो, कोई भी टॉपिक रिपीट कराना हो, प्लीज मेरे को बता देना, क्योंकि हमें 1% भी नहीं चाहिए कि हम अपने एग्जाम्स में कॉम्प्रोमाइज करें, ठीक है। इस वीडियो में कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो, पहले तो ट्राई करना है कि उसको रिपीट पे सुन लो, है ना। फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मेरे को बता देना। हम बिल्कुल स्लो कर रहे हैं, आज हमने इसका ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर करा है, हाफ चैप्टर बचा है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसका लिंक आपको मिल जाएगा यहीं पे कमेंट्स में, जब वो अपलोड होगी, 1 डे बाद ही वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको इसी के कमेंट्स में मिल जाएगा, ओके। बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए मेरे को बता दें। ओके, ऑल द बेस्ट।